इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि दुनिया में किसी भी युद्ध की भयावहता का अंदाजा लगाना सबसे बुरा होता है। अगर उस युद्ध की भयावहता के बारे में अच्छे से जानना हो तो उन लोगों से जानना चाहिए जिन्होंने उसे बड़े करीब से देखा हो। आज हमारे साथ ऐसे ही दो पत्रकार हैं जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच की जंग को बेहद करीब से देखा है। अच्छा सर, आप जब इजराइल में वॉर जोन में गए, मैंने आपके वीडियोस देखे। आप शुरुआत में जब एस्कलोन में होटल में दाखिल हो रहे हैं तभी एक एयर स्ट्राइक हुई। उस वक्त बतौर पत्रकार आप कितने डरे होते हैं? अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, आपको अपनी जान भी बचानी है। मैंने आपका वीडियो देखा, आप एयर स्ट्राइक को शूट भी कर रहे हैं और आप बंकर में भी जाके छिप रहे हैं। कितना मुश्किल काम है ये। देखिए, जब हम एयरपोर्ट पे उतरे, बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब हम जा रहे थे एस्कलोन की तरफ, तो पहला तो खतरे का अंदाजा तभी हो गया जब हमारे ड्राइवर ने हमें ये बात बताई कि जब भी अगर एयर सायरन की आवाज़ आती है तो गाड़ी को मैं रोकूंगा, दरवाज़ा आपने खोलना है, उतर के सड़क पे आपको लेटना है और इस तरह से बचाव करना है। ये तमाम बातें करते करते जब हम होटल पहुंचे, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे, तो उसके तुरंत बाद जब हम होटल में चेक इन करने वाले थे तभी रॉकेट आता नजर आया। तो मैंने एक मोबाइल उठाया, क्योंकि हम मोजो करते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म करते हैं। अगर कैमरा हो तो शायद तो कैमरा जब तक निकालते, शूट करने की कोशिश करते, या तो तब तक रॉकेट आके हम पे गिर जाता, या फिर तब तक रॉकेट जो है हवा में जो आयरन डोम नष्ट करता है वो कर चुका होता है, जो इस केस में भी किया, उसने नष्ट कर दिया। तो मोबाइल था, तो मोबाइल से शूट करना शुरू किया और फिर हम भाग के अंदर भी गए, तो अपने आप को बचाया भी। और हम दोनों बंकर में जाकर फिर हमने संक्षिप्त बातचीत की और वो अपने दर्शकों तक लेकर आए, क्योंकि एक रिपोर्टर के तौर पे जो कुछ भी हो रहा है वो दिखाना हमें, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा काम है। तो अगर जाते ही सबसे पहला जो इस तरह से रॉकेट एक दिख गया, तो ये लगा कि हाँ खतरा है, लेकिन क्योंकि कोई वहां गए थे खतरे को कवर करने के लिए, तो वो लगता है कि उसने हमें थोड़ा सा उस माहौल में यूज टू कर दिया कि रॉकेट ऐसे आते रहेंगे और हमको बचाते हुए अपना काम करते रहना। देखिए, पहले ही पता था, जब हमने निर्णय किया था हमने कि हम एश्केलोन जाएंगे, तो जानते थे कि वो बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है, तो खतरा होगा इसका अंदाजा था। तो मेंटली एक तरह से प्रिपेयर थे, और जब पहली बार वो हो गया जाते के साथ, तो एक फेयर आइडिया हो गया कि आगे क्या है। अच्छा, गाजा के बहुत करीब है एस्कलोन, तो आप लोगों को थोड़ा भी मतलब जहन में हल्का भी डर नहीं आया? घर वाले किस तरह आपसे कांटेक्ट करें, फूड सप्लाई है कि नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे कर रहे हैं ऐसे हालातों में, जब पूरे शहर की सड़कें सुनसान हैं, कोई टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल खाली पड़ा है? आप मतलब इस खतरे के साथ अपने काम को करना और ये इतनी ईमानदारी के साथ करना कि आप दर्शकों तक वो पहुंचा सके जो शायद अभी तक उन लोगों ने, बाकी लोग नहीं पहुंचा पाए। जी देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि जब हमारे ऑफिस ने यहाँ से हमें भेजने का फैसला किया, तो जो डिसीजन हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात थी। तो वीजा कोर्ट गए, हम वहाँ पहुँच गए। जो बात है कि एस्कलोन जाने की, तो हमने देखा कि हमारी जो योजना है उसमें हम तेल अवीव या यरूशलेम जा रहे हैं। ये फिर हमने अपने एक दोस्त को वहाँ पे कॉल किया, उसके बाद उससे पूछा कि भाई अगर तेल अवीव जाना हो तो कौन सा इलाका है जहाँ पे रॉकेट वगैरह आए, ताकि हम उस डिवास्टेशन को शूट कर सकें। उसने कहा कि आपको तेल अवीव मत जाइए, आप सीधा एश्केलोन जाइए। तो मैंने फिर कालमनी ने हमने सलाह की और हमने अपने दफ्तर को बताया, देवज्योति को बताया कि एश्केलोन में कोई होटल देखो। उसने भी बहुत जल्दी में एक होटल ढूंढ कर निकाल कर वो ले आया, और हमें वो एयरपोर्ट से कितनी दूरी है ये तक उसने बता दी। तो हम एयरपोर्ट पे जब उतरे तो हमने टैक्सी सीधा एश्केलोन के लिए, और उसके बाद पहुंचे, जब पहुंच गए तो फिर तो आलम सामने था, तो उसको कवर करना ही था। दूसरी बात यह है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं कि इस तरह के खतरे होंगे। अब उसमें दो वजह हैं, दो तरीके हैं, या तो आप उन खतरों को देखते हुए वापस की अपेक्षा के सुरक्षित इलाका है वहां से रिपोर्ट करो, या फिर आप फ्रंट पे जाके। हमने दूसरा तरीका चुना कि हम जब आए हैं तो फ्रंट पे जाके रिपोर्ट करें। आपने पूछा कि घर वालों की बात, तो ठीक है, घर वालों को चिंता होती है, लेकिन आपका जो जॉब प्रोफाइल है अगर उस प्रकार का है और आप ये चाहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें, अलग-अलग तरह की चीज़ें आप कवर करें, तो आप करते हैं। आपने खाने-पीने की बातें पूछी, तो खाने-पीने का जो वहाँ एश्केलोन में जो स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं थी, क्योंकि तब भी हमने देखा कि सप्लाई लाइन्स वगैरह सब ओपन थी, चल रहा था। लेकिन क्योंकि लोगों को कहा गया था, उस वक्त ये बोला गया था कि आप कम से कम 72 घंटे का आप इंतज़ाम करके रखें, 3 दिन का इंतज़ाम करके रखें, ताकि आपको अगर बंकर में भी, शेल्टर में भी बंद रहना पड़े तो वो आप मैनेज करें। क्योंकि जब हम पहुंचे थे उस समय पूरी तरह से शहर जो है आतंकियों से खाली नहीं हुए थे, अधिकतर को एलिमिनेट कर लिया गया था या कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन तब भी खबरें ऐसी थी कि कभी 3 कभी 4 इधर-उधर निकल जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो लोगों को कहा गया था कि घर के अंदर आप रहें और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएँ। लेकिन हमें क्योंकि ये दिखाना था कि वहाँ क्या हो रहा है, यही खबर थी जिसके लिए हम गए थे, तो हमको तो करना ही था।
अच्छा सर, जैसे वॉर जोन में बंकर हम अक्सर सुनते हैं, मैंने वीडियोस भी देखे हैं, आम लोगों ने भी स्टोरीज में पढ़े हैं। बंकर कैसे होते हैं, वहां अंदर क्या माहौल होता है, कैसी तैयारी रहती है, और एक सायरन बजने के बाद कितना टाइम होता है आदमी के पास बंकर तक पहुंचने का? ये देखिए, क्योंकि ये फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष है वो दशकों पुराना है, तो 1980 के बाद जो भी घर बनते हैं इजराइल में और खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों में, वहाँ पे एक रूल है कि आपको अपने घर के, अपनी सोसाइटी के या अपने अपार्टमेंट में एक सेफ हाउस भी बनाना है, सेफ प्लेस बनाना है। तो 80 के बाद जितने भी घर बने हैं वहाँ पे सेफ प्लेसेज हैं जहाँ पे एयर सायरन बजने पे लोगों को जाना पड़ता है, या जो 80 के पहले के बने जो घर हैं उनके लिए एक सामूहिक तौर पे बंकर बना दिया गया है। जिस होटल में हम थे वहाँ पे तहखाना आप कह सकते हैं, वहाँ पे बंकर था, मोटे मोटे जो लोहे की जो चादरों से बने हुए दरवाजे थे, और उसमें जाकर आप अपने आप को एक सीमा तक की जो बम है, एक खास क्षमता तक का बम है, उससे आप वहाँ पे जाकर बचाव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ खतरे कई और भी होते हैं, जैसे जो हमारे होटल पे अटैक हुआ उसके बाद होटल के हिस्से में आग लग गई, धुआं उस अंदर में उस बंकर में भरने लगा, तो एक अलग तरह की बेचैनी उससे होने लगी कि अब ये धुआं में दम घुटेगा क्या, तो अब बाहर आओगे तो रॉकेट आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। तो इस तरह की परिस्थिति में को आपके पास सिर्फ आपका निक काम करता है कि कैसे आगे बढ़ना है, और ऊपर वाले का हो सकता है कि साथ होता है कि आप उस तरह से सेल करते हुए निकल जाते हैं। और हम क्योंकि वो कर पाए इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन उतना आसान नहीं था जितना मतलब किसी को लग सकता है। आपने शेल्टर के बारे में पूछा है, एक दो चीजें और बता देती हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि वो मोटे चदरे की दीवार का दरवाजा होता है जिसको अंदर से लॉक किया जा सकता है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की दीवारें होती हैं, अंदर एसी होता है आमतौर पर। कुछ वहाँ पर जहाँ पर हम थे वहाँ गद्दे वगैरह रखे हुए थे। वहाँ पे एक बहुत बीमार बुजुर्ग भी थे जो कि वहाँ पूरे टाइम वहीं पे रहते थे, अंदर रहते थे, क्योंकि उनके लिए ऊपर नीचे करना बड़ा कठिन था। तो एक वो है, कुछ किताबें थी वहाँ पर रखा गया था, एक टेबल थी, खाने पीने का सामान लोग अपने साथ लेकर आते थे। और हर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि वो हर जगह से एक्सेसिबल था, आप किसी भी कोने से आप वहाँ से जा सकते थे, जल्द से जल्द जा सकते थे। तो वो ये बड़ा जरूरी है। 2 दरवाजे तो हमने देखे जब हाँ। ऊपर से निकल के आप नीचे आते हैं। अच्छा सर, जब वॉर जोन में पत्रकार किसी स्टोरी को कवर कर रहे होते हैं तो उनके पास एक प्रेस जैकेट होती है, उसका वेट बहुत होता है उसके साथ शूट करना, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर पत्रकार वैसा करते नहीं, उनको उतने मौके नहीं मिलते हैं। तो वॉर जोन में जब आप इतनी भारी जैकेट के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव कि आपको अपना टास्क भी करना है और इतना भारी वजन भी कैरी करना है, ये कितना कितना मुश्किल है? जी देखिए, बीपी बुलेट प्रूफ जैकेट है वो, और बुलेट प्रूफ जैकेट कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत भारी होते हैं, हमारा 10 किलो का था, कुछ हल्के भी आ गए हैं, लेकिन हमारे पास जो था हमने उससे ही काम चलाया। और पहले 1-2 दिन तो बहुत अलग अजीब सा लगता था, लेकिन उसके बाद ये लगने लगा कि अगर हमने बीपी जैकेट नहीं पहना है तो समथिंग मिसिंग है टाइप से, लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। और भागते दौड़ते ऐसी आदत पड़ गई उस जैकेट की कि आप सोच नहीं सकते कि अगर आपको काम को अंजाम देना है और अगर आपने अपनी सेफ्टी का जो मिनिमम बंदोबस्त है वो नहीं किया, तो वो फिर एक दिक्कत पैदा करेगी। बीपी जैकेट पहनना कहीं से भी सुरक्षा की अल्टीमेट गारंटी नहीं है कि उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा रॉकेट आएगा तो पूरा आपको लेके जाएगा। वो गोली की तरह जो है वो 1-2 जगह पे अटैक नहीं करेगा जहाँ पे आप बच सकते हैं। तो ये एक चुनौती की स्थिति होती है, लेकिन क्योंकि आपको करना है तो करना है, इस मंशा के साथ जब आप उतरते हैं तो फिर आपको कुछ भारी नहीं लगता। अब हम लोग, क्योंकि अब मैंने बताया कि मोबाइल से क्योंकि शूट कर रहे थे तो आसान था, इसलिए क्योंकि अपने आप को कैरी करना, सेल्फी स्टिक में मोबाइल को कैरी करना, और अगर जरूरत पड़े तो आप जो है अपना आप बचाव भी कर सकते हैं। 2 लोगों के बीच जब 2 लोग मिलके काम करते हैं, हम दोनों मिलके काम कर रहे थे, लेकिन हम अपना मोबाइल यूज कर रहे थे। जब एक कैमरा पर्सन, एक रिपोर्टर काम कर रहे थे तो उसमें एक अलग तरह के तारतम्य की जरूरत होती है, और उसमें वो कई बार बहुत अच्छा भी होता है, और कई बार वो अगर आपको भागना है, आपको दुबकना है, तो उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो अलग अलग सिचुएशन की बात अलग अलग तरह की होती है। हमने जिस सिचुएशन में काम किया, हमें लगा कि हम इस तरीके से करते हैं, फ्रंट लाइन पे भी हम थे, तो हमें लगा कि धमाके होने लगे हमारे लाइव के बीच में ही, तो हमें लगा कि नहीं, रुक के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही भागने की कोई जगह है नहीं, तो लगना होगा तो ऐसे लगेगा, तो अच्छा है कि थोड़ा काम नहीं कर ले। अच्छा मैम, आपका मैं वीडियो देख रहा था एक, उसमें आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का एक किस्सा सुना है कि आप वो जैकेट कैरी कर रहे थे और आप लड़खड़ा के गिर गए। अब वो किस्सा हमारे साथ शेयर करेंगे तब क्या हुआ था?
ज़रूर, क्योंकि ये दूसरे ही दिन की बात है, एशलोन में दूसरा दिन था हमारा, और क्योंकि जैसा उन्होंने भी बताया काफ़ी हेवी है वो बुलेट प्रूफ जैकेट, और हमें आमतौर पर जनरल हम सिविलियंस को ये आदत नहीं होती है। तो वो पहन के मैं होटल के बाहर गई थी, और ऊपर ऊँचा-नीचा इलाका है, वो कंक्रीट बनाया हुआ है, और उसमें मैं शूट कर रही थी, उसी समय सायरन बज गया। तो अब ऊपर जाने के लिए जब मैं तेज़ी से आगे बढ़ी, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप बहुत करीब हैं बॉर्डर के, तो वहाँ तक रॉकेट को पहुँचने में कितना टाइम लगता है। हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारे तक पहुँचने में करीब 15 से 20 सेकंड 15 से 20 सेकंड का वक़्त लगता था। तो आप सोचिए कि सिर्फ़ 15 से 20 सेकंड है हमारे पास शेल्टर में पहुँचने के लिए, और हम कितनी दूर हैं होटल से। तो उसमें जब मैं बढ़ी आगे बहुत तेज़ी से, तो क्योंकि वो उतना आपने हेवी पहन रखा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो उसमें मैं गिर गई, काफ़ी चोट भी लगी। लेकिन किसी तरह पहुँचे, तब तक थैंकफुली मैं उस वक़्त बंकर तक नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन जो भी उधर रॉकेट आए थे वो उस समय नष्ट कर दिए थे आयरन डोम ने। और उस समय क्योंकि ये दूर चली गई थी और पहली बार हम लोग जो हैं वो अलग-अलग जगह पे शूट कर रहे थे। तो ये भी है। उसके बाद हमने तय किया कि हम साथ ही मिलकर हर जगह पे काम करेंगे और जो कुछ भी होगा वो साथ ही देखेंगे। अच्छा सर, इतने मुश्किल हालात में, ऐसे वक़्त में आपको वहाँ खाने के लिए क्या-क्या मिला? मतलब ऐसे मुश्किल हालात में खाना उपलब्ध होना बिल्कुल आसान नहीं होता है। देखिए, पूरा दौरा इतनी जल्दी बना कि हमें कुछ पैक करने का मौका नहीं मिला। तो एयरपोर्ट पे हमने तो जिस तरह की नमकीन मिल सकती थी वो पहले खरीद लिया, जी। ताकि जो थोड़ा सर्वाइवल के लिए कुछ तो रहे। पैकेट फूड वगैरह कुछ हाँ, पैकेट फूड नहीं, वो नमकीन के पैकेट्स और कुछ क्या था वो जो मीठा खजूर जैसा स्नैक्स होता है, वगैरह। हाँ। वो हमने ले लिया कि थोड़ा-सा वो पी के, खा के और पानी पी के कम से कम 2-3 दिन तो निकाल सकते हैं। वहाँ पे खाने-पीने की, जैसा कादम्बी ने बताया, कि कमी नहीं थी। लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाइज़ अपने घरों में जमा कर लिया था। तो दुकानों में, हालाँकि दुकानें बंद थी, आप जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते थे। होटल में सर्टेन टाइम के लिए वहाँ पे जो कुक हैं वो आते थे और आधे घंटे के अंदर वो अपना खाना बना के और आपको खिला के वो चले जाते थे। आपने पहले से नाम लिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही नमकीन के भूखे रहना पड़ेगा। एक दिन तो हमें रहना ही पड़ा था एक दिन हमें रहना ही पड़ा था, क्योंकि पैसे हाथ में हों, फिर भी आपको खाना ना मिल पा रहा हो, क्योंकि कुक का जो टाइम है वो खत्म हो चुका था। तो ये सब चुनौतियाँ थी, लेकिन अच्छा, आप शेडरोड शहर में थे, जेडरोड शायद में थे, तो जब आप वहाँ पे थे, तो वहाँ से लोगों को दूसरी जगह सेफ जगह भेजा जा रहा था। तो वहाँ के लोगों में, मतलब जब ऐसा माहौल हो, युद्ध की स्थिति हो, कुछ किसी को पता ना हो, तो कैसी हालात होते हैं? वहाँ के लोकल लोगों से आपकी बात हुई हो, उन्होंने कैसे आपके साथ अपनी कहानियाँ शेयर की, अपना दर्द बताया? किस तरीके का डर उनके ज़हन में था? देखिए, सच पूछिए तो वहाँ पे हमने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता थी वहाँ से निकलने की, और उनके लिए बस लगाया गया था इज़राइल की सरकार की तरफ से। हम रोक कर उनसे बात करके उनका 30 सेकंड भी या 15 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो हमने वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया, वो ये कि हर कोई जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। 60% आबादी पहले ही वहाँ से अलग जगहों पे रेस्क्यू करके ले जाई जा चुकी थी। जिनकी अपनी गाड़ियाँ थी, अपनी गाड़ियों में निकल गए। जो बुजुर्ग थे, जो कुछ लोग रह गए थे, तो उनको निकाला जा रहा था। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि घर को छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है, नई जगह पे जाके रहना, चाहे वो सरकार की तरफ से दिया हुआ शेल्टर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे जाके अपना कुछ दिनों का भी जीवन जो बसर करना, फिर कब लौट के आएँगे ये भी पता नहीं। तो ये सारी बातें वहाँ पे हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की, और वहीं पे हमसे तब रॉकेट भी आने लगा था। बिल्कुल, मतलब ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर हम उनको रोकते, तो उसमें ये भी फैक्टर है कि रॉकेट्स भी जब तक चल जा रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ और थी वहाँ पर, जो रिज़र्विस्ट होते हैं, जो जिन्होंने पहले आर्मी में नौकरी की होती है, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि अलग-अलग रेज़िडेंट्स को वो लेकर आएँ वहाँ पर। तो हम देख रहे थे कि अपनी-अपनी गाड़ियों में, निजी गाड़ियों में लोग लेकर आ रहे थे उनको, और बस में चढ़ा थे। बहुत एल्डरली लोग भी थे, काफ़ी उम्र-दराज़ लोग भी थे उसमें, और बहुत सारे बच्चे भी थे। अच्छा मैम, एक और मैं जानना चाहूँगा, जब आप वॉर ज़ोन को कवर कर रहे हो, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है और आम लोगों के लिए जो एडवाइज़री होती है, दोनों में कितना फ़र्क होता है? और जब हम किसी रिपोर्ट को बाहर कवर करने जा रहे हैं, अटैक हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या परमिशन देता है, आर्मी क्या परमिशन देती है, कितना टाइम देते हैं? क्या ऐसा कुछ पाबंदियाँ होती हैं? देखिए, जब आप रिपोर्ट करने इस तरह से जाते हैं बाहर, तो एक तो आपका जनरल एडवाइज़री जो सब सिविलियंस के लिए होती है, वो आपको सुनना होता है कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमारे पास कुछ आज़ादी होती है। जैसे हम बिल्कुल फ्रंट लाइन तक गए, जहाँ से आर्टिलरी फायर हो रही थी, वहाँ तक हम गए। जहाँ पर से टैंक्स डिस्पर्सल हो रहा था, हम वहाँ तक गए। तो हमें पहले दिन तो कम से कम नहीं रोका गया। लेकिन दूसरे दिन जब ये खबर आ गई कि लेबनान के साइड में कुछ पत्रकारों की रॉकेट फायर में और आर्टिलरी फायर में मौत हुई है, उसके बाद वो लोग भी ज़्यादा सजग हो गए। तो हमें वहाँ पर बहुत देर रुकने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी। तो तब भी, क्योंकि हम वहाँ पर खड़े थे, तो बंद ही कर दिया। हाँ, तीसरे दिन तो बंद ही कर दिया। तब भी हमको वहाँ तक जाने दिया, ये क्योंकि हम पत्रकार हैं और हम अपनी आईडी साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के लिए बहुत गुडविल है।
जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पर कई लोग इंडिया जा चुके हैं या फिर इंडिया जाना चाहते हैं या सिर्फ ये बोल देंगे इंडिया फ्रेंड, तो वो फैक्टर एक वहाँ हमको दिखा। लेकिन है कि आपको अलर्ट रहना जरूरी है, आपको क्विक थिंकिंग आपको चाहिए, और किस तरह से माहौल बदल रहा है उसको देखना बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है यरूशलेम, वो यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बड़ी पवित्र जगह है। उस शहर में आप थे, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो उस शहर में इस वक्त कैसा माहौल है? देखिए, एक तनाव है वहाँ पर, और प्रदर्शन करने की जो कोशिश हुई उसको वहाँ पे प्रशासन ने किसी तरह रोका। तो जो वहाँ पे आबादी का जो समीकरण है वो इस तरह का है कि 60-40 का रेशियो है, और जब दो अलग-अलग समुदाय के लोग बड़ी आबादी में हों तो वहाँ फ्रिक्शन पॉइंट ज़्यादा जल्दी बनता है, और उसको जो कंटेन करना उतना ही मुश्किल काम होता है। तो एहतियातन जो है वो जो शहर था वो बिल्कुल सन्नाटे में था। हालाँकि जेरूशलम की तरफ जो निशाना करके रॉकेट कम ही दागे गए, क्योंकि अगर वो हमास भी दागेंगे उस तरफ रॉकेट है वहाँ पे जाकर, क्योंकि अरब आबादी भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रहती है, रॉकेट कहाँ जाकर गिरेगा पता नहीं, तो उनका खुद का उनके ऊपर सवाल उठने लगेंगे। तो ये एक गनीमत की बात है कि वहाँ रॉकेट ज़्यादा नहीं आ रहे थे, उधर गए रॉकेट। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आपस में इनका क्लैश ना हो इस वजह से, और दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जो है अपने घरों में थे, और क्योंकि उस समय एक जो उनका त्योहार था सबात, तो उसकी वजह से भी लोग अपने घरों में थे, और इस करके वहाँ पे एक शांति की स्थिति थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी वहाँ पे नजर आई। मैम, एक सवाल ये कि लोकल लोग युद्ध के बारे में किस तरह सोचते हैं, और बतौर महिला पत्रकार कितना मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन को टैकल करना? देखिए, जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त यूनिटी है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जिनसे भी हमारी बात हुई, चाहे जिस भी सिलसिले में बात हुई, इस बात के लिए बहुत एडमेंट थे कि जो हुआ है उसका जवाब देना है और हमास को ख़त्म करना है। ये बिल्कुल साफ उनके मन में था। जहाँ तक महिला पत्रकार होने की बात है, तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से काम करना होता है जितना रिक्वायरमेंट है। तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको उसी तरह से काम करना होता है। और कई बार जैसे पहले होता था, मेरे से पहले भी बहुत महिलाएं जो हैं उन्होंने रिपोर्टिंग की है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता खोला है, क्योंकि अब ये जो पहले लोगों को लगता था कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। और उसमें वहाँ खासकर इज़राइल में तो आप इतनी सारी महिलाओं को देखेंगे, पुलिस में है, फोर्सेस में है, आप मतलब बिल्कुल भरे हुए हैं, हर कॉर्नर पे आपको नजर आएंगे। तो ये जो है वो अब थोड़ी स्थिति बदल गई है, और ज्यादा बेहतर फील होता है कि आप उसी तरह से कंधे मिला के आप काम कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। सर, हाल ही में खबर आई है गाजा हॉस्पिटल अटैक में तकरीबन 500 लोगों की मौत हुई है। तो अभी तक के युद्ध में तो ये साफ नजर आ रहा है कि गाजा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आपने बहुत करीब से देखा है, गाजा में किस तरीके का नुकसान है, ह्यूमन एड नहीं पहुंच रही है, यूएन क्या कोशिशें कर रहा है, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमें? जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर जो है इसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है, और तभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो वहाँ पहुँचे हैं उनका एक बड़ा मकसद ये भी है, वो इजराइल के साथ खड़े होने की बात उन्होंने लगातार की है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है, लेकिन अमेरिका को अरब वर्ल्ड में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले। और ईरान को छोड़ के, ईरान बिल्कुल अलग केस है, उसके अलावा बाकी जो अरब कंट्री और हैं उनके भीतर भी फिलिस्तीन कॉज को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, लेकिन उसके बावजूद अगर इनको साथ लेकर चलना है तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू को भी एक कदम पीछे खींचना होगा। तो ये अगर कोशिश में कामयाब होते हैं और अगर सीज फायर करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचने देने की बात होती है, तो मुझे लगता है जो एक और गंभीर जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया है अस्पताल पे अटैक के बाद, वो स्थिति थोड़ी सी बदलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, बाइडेन खाली हाथ अगर लौटते हैं, नेतन्याहू को वो किसी भी रूप में दबाव में लेने की बात नहीं करते हैं। देखिए, ओपन तौर पे बयान देना एक अलग बात है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो डिप्लोमेसी है उसमें किस तरीके से आप नेतन्याहू को थोड़ा सा एक ऐसा रुख अख्तियार करने की को तैयार करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि लाखों लाख लोग जो गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकलने का रास्ता बंद है, इजिप्ट से लगने वाली उनके कंट्रोल वाली जो राफा बॉर्डर है वो बंद है, अंदर खाना पानी नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे में जो एक दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल का जो एक बात कही जाती है वो गाजा पट्टी बन के रह गया। चारों तरफ से जो इजराइल है उसकी टेरिटरी है तो जमीनी है या फिर भूमध्य सागर है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, और जिस तरह से बॉम्बार्डमेंट हो रही है वहां पर और लोग जो है उसकी जद में आकर जान गंवा रहे हैं, तो एक बहुत मानवीय त्रासदी की स्थिति गाजा में नजर आ रही है, और इसका जो एक हल निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका जैसे देश के लिए भी, जो सीधे तौर पे इजराइल के पीछे खड़ा है। अच्छा मैम, एक इजराइल का बॉर्डर पे गांव है मैतूला, जो शायद 3 तरफ लेबनान से घिरा है।
हिजबुल्लाह और लेबनान का हम काफी नाम सुन रहे हैं, तो लेबनान की तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही है कि उन्होंने फायरिंग खोली है, क्या वहां से किस तरह की फायरिंग है और इजराइल कैसे जवाब दे रहा है? पिछली बार जब अप्रैल में मैं इज़राइल गई थी तो मैं लेबनान इज़राइल बॉर्डर पर भी गई थी और वहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आप बहुत कम दूरी पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टावर्स बने हुए थे जिसमें हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट हैं वो खड़े नज़र आते थे, बिल्कुल साफ नज़र आते थे और वहाँ पर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं। रेड्स वहाँ से लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से चलती रहती हैं। हालाँकि लेबनान कहता है कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आप उनकी टेरिटरी पे हैं, तो वो एक फैक्टर ज़रूर है जो कि इज़राइल मानता है कि आपको सपोर्ट है और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने हमास के सपोर्ट में एक नॉर्थ में एक और फ्रंट खोल दिया ताकि ध्यान जो है वो डाइवर्टेड रहे और यहाँ से जो फायदा उठा सके वो उठा सके। आज सुबह जो एक खबर आई है वो ये कि उन्होंने एक टैंक क्रू जो है इजराइल का उसको अटैक किया और उसमें कुछ सोल्जर्स आईडीएफ के मारे गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं। तो वहां से लोगों को जो सिविलियंस है उन्हें करीब 2 किलोमीटर पीछे हटाया गया है क्योंकि बहुत पास थे, उनको पीछे हटाया गया है। वहां से मिसाइल चल रही हैं तो यहाँ से भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो ये 2 फ्रंट पे वॉर तो कम से कम चल ही रहा है। आपने मेतुला का जिक्र किया, नवंबर में मैं मेतुला गांव गया था और वहां पे जो हमें ब्रीफिंग दी गई उसके मुताबिक ये कि ब्लू लाइन बोलते हैं जो लेबनान और इजराइल के बीच की सीमा है, तो ब्लू लाइन से लगने वाला जो लेबनान का इलाका है, जो एक पूर्व सिक्योरिटी एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर जिन्होंने हमें ब्रीफ किया, उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 लाख रॉकेट जो हैं वो डंप किए हुए हैं हिजबुल्लाह ने सीमावर्ती इलाकों में और वो कभी भी इजराइल के लिए खतरा बन सकते हैं। ये नवंबर में ये बात मुझे बताई गई थी और इसको हमने तब रिपोर्ट भी किया था। और अब जिस तरीके से न सिर्फ रॉकेट बल्कि एंटी टैंक मिसाइल, देखिए हमास से बहुत ज्यादा पावरफुल हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के पास जो बम की जो क्वालिटी है, जो असला जो एमुनिशन है वो कहीं ज्यादा जो विकसित हैं और ज्यादा मारक हैं, तो इसलिए वो सीधे अटैक कर रहे हैं सैन्य पोस्ट पे, सिविलियन इलाके पे तो कर ही रहे हैं। और इसलिए जो जैसा कि कादमनी ने बताया कि 2 किलोमीटर का जो इलाका है वो खाली करा लिया गया है इजराइल की साइड से अपने सिविलियंस का। 4.5 किलोमीटर के दायरे में किसी को ना घुसने की सलाह दी गई है क्योंकि वो गोलीबारी के चपेट में आ सकते हैं। और जब ये स्थिति नहीं थी तब भी ये कहा गया था कि आप अपने शेल्टर्स के पास रहें ताकि कोई भी अटैक हो तो आप अपने आप को हवाई अटैक से बचा सकें। तो स्थिति वहां पे बहुत ही एक गंभीर है। इजराइल नहीं चाहता दूसरा फ्रंट खोलना। वहां के डिफेंस मिनिस्टर तक ने ये बात कही कि अगर हिजबुल्लाह संयम बरते तो हम इस बॉर्डर पे यथास्थिति बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह तो 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही और पहले से भी समर्थन में है, उसने ऐलान कर दिया कि वो हमास के साथ खड़ा है। तो एक जो फायर पावर जो हिजबुल्लाह के पास है वो एक बड़ी चुनौती के तौर पर, और 2 फ्रंट खुलना, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, ये कितनी बड़ी भी सैन्य ताकत हो इजराइल, उसके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगा। और इसलिए जो हालात वहां पे खराब होने के बावजूद जो है एक कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो ताकि युद्ध जो है और ज्यादा बड़े इलाके में ना फैले। इसको एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जो आपने अमेरिका का सवाल पूछा था, यहाँ पर अमेरिका का भी रोल प्ले में आता है क्योंकि वो एक वार्निंग दे रहा है कि हम मेडिटेरेनियन में अपनी शिप्स जो है, नेवल फ्लीट हमने खड़े कर रखे हैं, अगर तीसरा पार्टी इन्वॉल्व होता है तो हम आएंगे। दूसरा जो आयरन डोम की बात हम बार बार करते हैं, उसमें खर्चा कितना आता है हर एक को इंटरसेप्ट करने के लिए, तो 30 से 40 हजार डॉलर आता है। तो इतने 50,000 हाँ, एक रॉकेट को पकड़ने के लिए, मतलब हवा में नष्ट करने के लिए 2 तामीर मिसाइल छोड़ी जाती है। 2 तामीर मिसाइल छोड़े जाने का मतलब है $1 लाख का खर्चा एक रॉकेट पर होता है। तो उसके लिए भी आपको पैसे से और वेपनरी से, दोनों से अमेरिका की जरूरत है। और ये जो बातचीत चल रही है इसीलिए उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि पर्दे के सामने जो भी कहा हो, पर्दे के पीछे क्या थोड़ा सा डी-एस्केलेशन होगा। एक युद्ध में कैसी भयावहता होती है, वहां लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बतौर पत्रकार एक युद्ध को कवर करना क्या होता है, यकीनन ऐसी कहानियां आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी ऐसी और भी कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ। अगली बार हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई कहानियों के साथ।